और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल प्रदेश से होकर गुजर रही है। सुबह इंदौरा के मलीवा से शुरू हुई यात्रा कुछ देर में बॉर्डर पर बसे मलोट में पहुंचने वाली है, जहां राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश के सभी मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता शामिल हैं। सभी को मलोट में राहुल गांधी के संबोधन का इंतजार है। अब आपको हम हिमाचल में राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी की यात्रा हिमाचल में किन रास्तों से होकर गुजरी। आज सुबह कांगड़ा जिले के इंदौरा में मीलवा के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा की देवभूमि में एंट्री हुई। हिमाचल में एंट्री पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ। सीएम सहित तमाम मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता उनके स्वागत में पहले से खड़े थे। स्वागत के बाद घटोटा में भारत जोड़ो यात्रा की फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी हुई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को हैंडओवर किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मंच पर राहुल गांधी का स्वागत किया। मंच पर मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित सुक्खू सरकार के मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इसके बाद घटोटा से शुरू हुई यात्रा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तमाम मंत्री, कांग्रेस के नेता और भारी संख्या में हिमाचल के लोगों ने राहुल के साथ आगे का सफर शुरू किया और यात्रा का पहला पड़ाव बना कठवाड़ महादेव मंदिर, जहां राहुल गांधी ने पूजन और दर्शन किया और फिर यहां से आगे का सफर तय करते हुए यात्रा बाई इंदौरिया पहुंची, जहां दोपहर के भोजन और विश्राम के बाद दोबारा करीब 3:15 बजे यात्रा शुरू हुई, जिसके मलोट पहुंचने का बस इंतजार हो रहा है। हमारे संवाददाता विचित्र हमारे साथ जुड़े हैं। विचित्र, अब हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त कहां पर है, मलोट पहुंचने में कितना समय बाकी रह गया है, संबोधन कब शुरू हो सकता है? अब बिल्कुल देखिए विशाल, हम अपने दर्शकों को इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है वो दे दें तो 124वें दिन की और हिमाचल प्रदेश की राहुल गांधी की यात्रा अभी, और यानी हम ये कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव जो हिमाचल प्रदेश का है, जिसे हम मलोट कह रहे हैं, मलोट में पहुंच गई है। और अभी बिल्कुल त्वरित जो है राहुल गांधी ने अभी कदम ही रखे हैं मलोट में, और ये 3 घंटे का वक्त लगा है, ये 3.25 घंटे का वक्त लगा है, जहां से राहुल गांधी ने दोपहर का भोजन लिया था। उसके बाद वहां से जो शिरकत की थी, यानी हम कह सकते हैं कि बाई इंदौरिया से 3:15 बजे वो निकले थे और अब 6 बजे जाकर जो है कहीं यहाँ मलोट में पहुंचे हैं। और अब क्योंकि यहाँ बहुत से जो उनको चाहने वाले या फिर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, जो कि यहाँ पर मौजूद थे, काफी लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 4:30 बजे का वक्त बताया गया था कि 4:30 बजे जो है राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो काफी लंबा वक्त जो है इंतजार का इन लोगों का यहाँ पर हो चुका है। बहुत से लोग जो हैं वो दोपहर से ही यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे, लेकिन उनका जो उत्साह है और जोश है वो कहीं ठंडा नहीं पड़ा है, क्योंकि वो अपने नेता राहुल गांधी को जो वो देखना चाह रहे थे। और अब कहीं जाकर उनका इंतजार क्योंकि खत्म हो चुका है। निश्चित तौर पर हम ये भी कह सकते हैं विशाल की 6:30 बजे ये यात्रा सुबह के शुरू हुई थी और 6 बजे जाकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि 6:30 बजे तक ही ये जो है वो यहाँ मुकम्मल ही होगी, क्योंकि 6:30 बजे तक उनका संबोधन होगा। अब यहाँ पर आकर जो है वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक जो है वो अपने दर्शकों को कुछ ना कुछ जो उनके कार्यकर्ता हैं या पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है उनको यहाँ पर बताएंगे, अपनी यात्रा को लेकर भी अपनी तमाम सारी बातें उनके समक्ष रखेंगे। तो अभी जो है काफी जोश और जो जुनून है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये पूरे जो 10 स्टेशन थे, जहां से हम कह सकते हैं कि मुकेरिया से 6:30 बजे यात्रा शुरू हुई थी, 7:30 बजे मीरवा, जिसको हम देवभूमि हिमाचल कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से जो है वहीं के फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी वहां पर हुई थी। और राजा बरिंग ने जो है ये फ्लैग जो था, जो तिरंगा था, वो यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता थे या कह सकते हैं कि सीएम सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को सौंपा था, और बस उन्हीं की अगुवाई में फिर ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी
नीलवा से, फिर मीरपुर से होते हुए ये काटकर मंदिर में पहुंची। काटकर 9:30 से 10 बजे के बीच में ये लोग वहां पर पहुंचे और करीब 5 मिनट तक गर्भगृह में रहे। राहुल गांधी वहां पर जो है उन्होंने भगवान शंकर के यहाँ पर दर्शन किए और उसके तुरंत बाद से तो पाइन दोरिया के लिए निकल गए। पाइन दोरिया में जो है उन्होंने 11 बजे से लेकर 3:15 बजे तक जो है रेस्ट किया वहां पर। इस तरह से उनका अमूमन तमाम सारी यात्राओं में रहता है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद फिर इंदौरा के लिए उन्होंने रुखसत की। इंदौरा के बाद तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से जब अपनी यात्रा शुरू की तो वो फिर अलग अलग पड़ाव से होते हुए जो है अब जो हम ये कह सकते हैं कि मलौट में जो है वो पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी अब उनका जन संबोधन होने वाला है। बेताल जी, एक सवाल यहाँ पर यह कि जन संबोधन बहुत जल्द होगा जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या जो दिन में जो बातें हुई थी कि तकरीबन 8 से 10 हजार कुर्सियां वहां लगाई गई हैं लोगों के लिए और अब समय बहुत कम रह गया है कि राहुल वहां पहुंचे और संबोधन शुरू करें, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर वाकई आज काफी भीड़ जो है वो ज्यादा है या फिर मौसम का कुछ असर है कि शायद भीड़ इकट्ठा ना हो पाई हो? क्या है इस वक्त स्थिति? देखिए बेसाल, हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पर क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जब वो यहाँ मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि सरकार कांग्रेस की संगठन इस वक्त पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से 10 विधायक, कांगड़ा से 10 विधायक जीते हुए हैं, साथ ही साथ चंबा से 2 विधायक और हैं और उनके तमाम जो कार्यकर्ता होंगे या फिर उनके जो समर्थक होंगे वो निश्चित तौर पर यहाँ पर तब तक मौजूद रहेंगे जब तक कि राहुल गांधी यहाँ से अगले पड़ाव के लिए निकल नहीं जाते हैं। तो ये लोग जो है अभी भी पूरा खचाखच यहाँ पर जो है पूरा ये मलौट का जो ग्राउंड है वो भरा हुआ है और बहुत से कार्यकर्ता को इनफैक्ट यहाँ पर बैठने तक के लिए जगह नहीं है। तो अभी जो है काफी ज्यादा जोश और जुनून यहाँ पर इन लोगों में देखने को मिल रहा है। विशाल जी, विचित्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जैसा विचित्र ने बताया कि अब से कुछ ही देर में यात्रा जो है यानी पूरी की पूरी यात्रा वहां पहुंचेगी मलोट में और कुछ देर में ही राहुल गांधी का संबोधन जैसा कि पहले से बताया गया है वो शुरू होने वाला है। और इसके बाद आपको हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पूरे प्लान के बारे में पहले नहीं था, जैसे कि बाद में बात पता चला है कि प्रदेश कांग्रेस और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुरोध पर यह रूट तय हुआ था। तो सीएम सुखविंदर सुक्खू ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए देश को एकजुट करने की कोशिश की है। सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ एक बड़ा असर क्योंकि अगे पार्लियामेंट छोड़ा नहीं। देखिए, चुनाव हो गए हैं, जोश वर्कर्स में है। हम सभी विधायकों ने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि आप एक दिन के लिए हिमाचल के जो पंजाब के साथ सटे हुआ एरिया है वहां आकर आप भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए दीजिए। आज मुझे खुशी है कि 25 किलोमीटर के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और मैं राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस कांग्रेस की विचारधारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कन्याकुमारी से किया था अब अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। भले ही उनकी यात्रा यहाँ आने से पहले या उनके दौरे से पहले आपने स्टेट जीत ली, लेकिन किस तरह से देखते हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह का प्रभाव आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर के चीजें चलती आ रही हैं? उधर पहले प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, अब भारत जोड़ो की बात हो रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। कहा जाए कि इस यात्रा का जिस तरह चुनाव चिन्ह भी कहते हैं कि हमने इसे अलग रखा है। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश है। कश्मीर से जब यात्रा चली थी तो हर एक राज्य के अपने अपने विषय होते हैं, अपनी अपनी समस्याएं होती है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना खान पान है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कोई राजनीतिक रूप देने के लिए इस यात्रा को नहीं छोड़ा। उन्होंने पाया कि कांग्रेस की विचारधारा जो समाज को एकजुट करने की है, उस समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव और मनमुटाव और अराजकता का माहौल पनप रहा है।
इस दृष्टि से उन्होंने इस पद यात्रा का शुभारंभ किया और मुझे खुशी है कि वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। हिमाचल में अगर बात की जाए, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लगातार चर्चा होती रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्योंकि कई जगह पर फंस भी गई है कि केंद्र में पैसा रुक गया, तो उसके चलते शायद उसे लागू करना इतना इजी नजर नहीं आया। इसे कैसे देखते हैं? और दूसरा, आपके जहां कहा जा रहा है कि डीजल पे वैट बढ़ा दिया गया, क्या शुरू में एक बार बढ़ा दो कोई बात नहीं, बाद में जाकर के कम भी करना पड़ा तो कर लेंगे एक बार स्टेट को? आपको क्या लगता है कि मजबूत करने के लिए आपने ये डिसीजन ले लिया? चुनाव तो जीत ही गए हैं। नहीं, दो चीजें हैं। डीजल हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में सस्ता था, तो हिमाचल से उसकी स्मगलिंग होती थी। आज भी 3 रुपए बढ़ाने के बाद डीजल अभी भी पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में महंगा है। वैसे लोग तो सोचेंगे ना, चुनाव हमने जिता दिया तो हम पर बोझ बढ़ गया। देखिए, शासन चलाने के लिए आपको अपने संसाधन भी बढ़ाने पड़ते हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। तो हमने देखा कि पंजाब में सस्ता पड़ता है और अभी 3 रुपए बढ़ाने के बाद भी सस्ता है, तो थोड़ा सा जो डिस्पैरिटी थी इसको हमने दूर करने की कोशिश की है और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की कहीं भी किसी भी चीज की स्मगलिंग ना हो। इस दृष्टिकोण से हमने उसमें 3 रुपए बढ़ाए, उसका किसी चीज से कुछ नहीं लेना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, आपने मुझसे ये बात की ओल्ड पेंशन, हमें पता है कि हमारे राज्य का 8,000 करोड़ केंद्र के पास पड़ा है। हमने सोचा कि 8,000 करोड़ के लिए तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सरकारी कर्मचारी को ये नहीं बोल सकते कि आप अपना 8,000 करोड़ रुपए की लड़ाई लड़ो। हमने उसके लिए पैसे का प्रावधान कर दिया और हमने ओपीएस लागू कर दिया। ओपीएस हम अपने लोगों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हम कोई उसका व्यक्तिगत राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब में भी कोशिश हुई लेकिन उस पर पेच फंस गया है। देखिए, पंजाब की कोशिश और पेच फंस गया होगा, हिमाचल में पेच नहीं फंसेगा। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। और कौन सी अगली सौगात हिमाचल में आप देने की तैयारी कर रहे हैं? गारंटी योजनाएं दी हैं वो है। अभी जो फिस्कल डिसिप्लिन लाने की जरूरत है हिमाचल में, उसको कर रहे हैं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। उसका उदाहरण आप हिमाचल में जाके पूछिए। 1 महीने में हमने कई ऐसे फैसले किए जिससे सुधार आ रहा है और आने वाले समय में और थोड़े कड़े फैसले लेंगे ताकि हिमाचल की जनता को आने वाले 3 या 4 साल बाद उसका रिजल्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। अनाथ और बेसहारा लोगों के सुखाश्रय योजना को लेकर आई सुख सरकार बेसहारा पशुओं को लेकर भी गंभीर है। इसे लेकर कुल्लू में बेसहारा पशुओं के लिए गौ सदन बनाया जाएगा, जहां 600 पशुओं के रहने की व्यवस्था होगी। कुल्लू पहुंचे मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को जल्द ही गौ सदन की निर्माण से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। गौ सदन छरडू में 20 बीघा जमीन पर बनेगा। आप जानते हैं कि आज के दिन में जो एक बेसहारा पशुओं का एक बहुत बड़ी संख्या कुल्लू में है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान जहां फसलों का कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जान का भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स उनकी वजह से हाईवे पे हो रहे हैं, जो हमारे लिंक रोड्स पे हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मानवता का एक जो है हमारा फर्ज बनता है कि हम जो ये बेसहारा पशु है इनके लिए कोई ऐसा ठिकाना ढूंढे जहाँ पे कि उनका चारे की व्यवस्था हो और उन्हें जो काउ शेल्टर, जो भी कैटल शेल्टर हो वो प्रॉपर हो, और जो वेटरनरी हमारा है एनिमल हस्बेंड्री, उनकी तरफ से भी कुछ उनके लिए देखभाल हो। कुल्लू में 2 महीने के भीतर भूतनाथ वैली ब्रिज शुरू हो जाएगा। कुल्लू पहुंचे सीपीएस सुंदर ठाकुर ने भूतनाथ वैली ब्रिज के निरीक्षण के बाद यह दावा किया है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सीपीएस ने बारीकी से ब्रिज का मुआयना करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीते 3 सालों से भूतनाथ वैली ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा है। पुल से शुरू होने से लोगों के शहर में लगने वाला जाम जो है उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। जैसे ये डिज़ाइन का हमारा 1-2 दिनों में फाइनल होता है, तो मुझे विभाग ने बताया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का काम है। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 31 मार्च से पहले ये भूतनाथ का ये जो बूथ है
ये कुल्लू को इसका भूत के साया से मुक्ति मिलेगी और एक सही ढंग से यहाँ पे जो ये पुल है यहाँ पे आवागमन इसके ऊपर सुचारू रूप से चलेगा। हमीरपुर के जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन कैंपस में एक युवक ने जेसीबी ऑपरेटर को चाकू घोंप दिया। हमले में घायल युवक को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घायल ऑपरेटर का नाम मनीष है। बताया जा रहा है कि नितेश नाम के जिस आरोपी ने उस पर हमला किया वो पहले ऑपरेटर के साथ काम करता था। पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है। ऐसे यहाँ हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े का पीड़ित जो है लाया गया है, अनुदान एरिया का था, जिस पर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो जो लड़का है क्या नाम इसका, मनोज कुमार, उसने अपना बयान दिया क्योंकि वो इसके साथ जेसीबी पर काम करता था। तो इसको किसी इसके शागिर्द ने ही चाकू मारा है। तो अभी होश में आएगा तो ऑपरेशन थिएटर में, उसके बाद उससे बयान उसका अलग से लिखा जाएगा। मुकदमा दे दिया है। नालागढ़ में भाटियां पंचायत के पूर्व प्रधान मोहन सिंह सैनी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर हुई थी एक वीडियो वायरल और जिसमें पूर्व प्रधान मोहन सिंह सैनी ने एक समुदाय के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की थी। रविदास सभा की तरफ से दी गई शिकायत पर पूर्व प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन नालागढ़ में पिछले कल एक शिकायत पत्र हमारे को जो नालागढ़ हमारे रविदास सभा है उनने शिकायत, उनके मेंबर्स ने शिकायत दी है और इसमें एक भाटिया पंचायत के पूर्व प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोई वीडियो के बारे में जिक्र किया कि उसमें उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। तो उसमें पुलिस ने संज्ञान लेते FIR दर्ज की है और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो ये प्रारंभिक चरण में ही है, तो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ FIR दर्ज हुई है। एट्रोसिटी एक्ट SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 3(1) और सब सेक्शन 2 है, इसके अंतर्गत मामला दर्ज हुआ। हम नहीं चल रहे हैं, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की शक्ति हमें पीछे से धकेल रही है, हमारी मदद कर रही है, क्योंकि आप जानते हो और आप गहराई से समझते हो कि यह नफरत का देश नहीं है, यह हिंसा का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। और आप सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हो। अपने घरों में पड़ोसियों के साथ, सबके साथ आप प्यार से रहते हो, इज्जत से रहते हो, भाईचारे के साथ रहते हो। यह आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इस देश का धर्म है। इसीलिए आपने इस यात्रा को अपनी पूरी शक्ति दी, अपना पूरा समर्थन दिया। इसलिए आप 5 बजे हमसे सड़कों पे मिले, पूरा दिन चले। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा, जो आपने प्यार दिया, जो आपने समर्थन दिया, ये जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा। और जो आपने सिखाया उसका कोई मुकाबला नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। तो राहुल गांधी ने बलोट में एक सभा की और इस सभा को भी आप सुन रहे थे। सभा में राहुल गांधी ने ये बताया कि जो हम चल रहे हैं दरअसल ये हमारी शक्ति नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों की और आप लोगों की शक्ति है जो हमारे पीछे पीछे चल रही है और वो हमें ताकत दे रही है कि हम लगातार चलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये देश सद्भावना का देश है, मिलजुल कर रहने का देश है, नफरत का देश नहीं है। और उन्होंने कहा है कि आपने हमें बहुत सारा प्यार दिया, इसका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शिमला में निर्माणाधीन भवन में भीषण आग लग गई। आग से करीब 60 लाख रुपए का माल राख हो गया। आग पंथा घाटी इलाके में एक निर्माणाधीन भवन में लगी। बिल्डिंग के 2 फ्लोर पर भारी मात्रा में लकड़ियां और लकड़ियों से बने सामान रखे हुए थे।
आग की खबर फौरन फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, मगर उनके पहुंचने से पहले ही लाखों का माल राख हो गया। क्या मंडी के बाली चौकी में 3 गांवों पर जोशी मठ जैसा खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां के भटवाड़ी पंचायत के 3 गांवों में कई घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों के मुताबिक दरारें 2 साल से आ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह लोग मनाली चंडीगढ़ हाईवे के लिए हो रही पहाड़ों की कटाई को बता रहे हैं। कुछ समय पहले एसडीएम ने यहां दौरा किया था और कुछ परिवारों को मुआवजा भी मिला था, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं उससे दिनों दिन लोगों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। हमारी ये मांग रहेगी प्रशासन से, ये जो शाला ग्राम पंचायत भटवाड़ी के अंतर्गत जो गांव शाला नाल पड़ता है, यहाँ जो शाला नाल से तहौला भटवाड़ी को जो रोड जाती है, गांवों को लोगों को जोड़ती है, इस रोड में जो है प्रशासन उचित कार्यवाही करे, इस रोड को अच्छे से बनाए और जिन लोगों के मकानों में दरारें पड़ी है, जमीनें पूरी धंसरी है, उसका भी उचित मुआवजा दे। 3 दिन तक हुई भारी बर्फबारी के बाद मनाली में अब सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है। बर्फीली वादियों का दीदार करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यानी सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, जिससे चारों तरफ चहल पहल दिखाई दे रही है। सैलानियों के आने से कारोबारियों का धंधा भी बढ़ गया है। सैलानी बर्फीली वादियों में घूमने के साथ स्नो एक्टिविटीज को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। मनाली इतना वर्थ इट है कि हम लोग इतना ट्रैवल करके आए हैं। पहले हम लोग नागपुर से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से शिमला, फिर शिमला टू मनाली, ट्रेन टू बस की जर्नी हम लोग को बहुत एग्जॉस्टिंग लगी, लेकिन हमको इतना वर्थ इट लग रहा है। मनाली आके बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। सर बहुत मजा आ रहा है। एक्चुअल हम लोग नागपुर से हमारे स्टूडेंट्स की ट्रिप लेकर आए हैं। 120 स्टूडेंट्स आए हैं मनाली में एंजॉय करने के लिए। हमारे ट्रिप एडवाइजर थे, वो बता रहे थे कि इसके पहले वो 4 से 5 बार आए, लेकिन उनको कभी स्नो नहीं मिला, और हम लोग इस बार बहुत इंजॉय किए। मनाली में बहुत मजा आ रहा है, हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं। टूरिज्म के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी बात है। बर्फबारी हुई है, पर्यटक का आना जाना जो शुरू हो चुका है। यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनके सोर्सेज बड़े हैं, काफी बड़े हैं। हमारे जैसे सोलंग नाला है, अटल टनल है, काफी बर्फबारी वहां देखने को। लाहौल स्पीति में फिर से भारी बर्फबारी हो सकती है। यहां आसमान को बादलों ने घेर लिया है, जिससे बर्फबारी शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति सहित कई जगहों पर 19 और 20 जनवरी को, फिर 23 से 26 जनवरी के बीच बर्फबारी का अनुमान जताया है। इस दौरान लोगों को अनावश्यक यात्रा करने और सैलानियों को ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने शिमला में भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यहां भी 19 जनवरी से बर्फबारी का अनुमान है, जिसे लेकर डीसी ने सभी विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। ऊपरी इलाकों में सड़क से बर्फ हटाने के लिए मशीन की व्यवस्था करने और बिजली पानी की आपूर्ति को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। 19 से जो है मौसम खराब बताया है, और उन्होंने कहा कि एक दूसरा जो स्पेल होगा वो 22-23 के आसपास स्टार्ट होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसमें भारी बर्फबारी का उन्होंने आशंका जताई है। तो जैसे ही ये फोरकास्ट उन्होंने हमें दिया है, तो वैसे ही हमने जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। संबंधित विभागों को जो है ये कहा गया है कि इस दौरान जो है वो अपनी मेन मशीनरी, लेबर वगैरह जो है उसको पूरी तरह से तैयार रखें, उनको फुल्ली डिप्लॉय करने की तैयारी करें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस केस में जो है मशीनरी और लेबर की एक्स्ट्रा आवश्यकता बढ़ सकती है। और इसके साथ ही अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।